नमस्कार दोस्तों। तो भारत कई सालों से एक गंभीर समस्या झेल रहा है जिसको हम नक्सलवाद या माओवाद के नाम से जानते हैं। अब ये समस्या कितनी गंभीर है इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 20 सालों में करीब 25,000 से ज्यादा लोग नक्सल आतंकवाद की भेंट चढ़ गए हैं, जिनमें से 2500 से ज्यादा लोग तो हमारी लोकल स्टेट फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान या ऑफिसर्स हैं। नक्सल हिंसा की वजह से कई गरीब किसान और आदिवासियों को अपना घर और जमीन छोड़कर पलायन या माइग्रेट करना पड़ा है। साल 2006 में मनमोहन सिंह ने नक्सल आतंकवाद या फिर लेफ्ट विंग टेरर को भारत के इतिहास में सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया था, जिसकी चपेट में उस वक्त 20 स्टेट और करीब 200 डिस्ट्रिक्ट थे, जो आज की डेट में 10 स्टेट और 90 डिस्ट्रिक्ट तक रह गए हैं। माओवाद और नक्सलवाद को तो जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए कई प्रोफेसर्स ह्यूमैनिटी का टच भी दे देते हैं और हम लोगों को ये यकीन दिलाने में लग जाते हैं कि माओवादी या नक्सलवादी लोग तो गरीब दबे कुचले ट्राइबल्स और छोटे किसानों के हितैषी हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। मतलब एक तरह से इन माओवादियों की इमेज रॉबिन हुड की तरह दिखाई जाती है, जो अमीरों से तो लूटता है और गरीबों में बांट देता है। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब भी इन ट्राइबल एरियाज में गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के कुछ कार्य करने की कोशिश की है, इन नक्सलाइट्स ने पुरजोर कोशिश की है उन डेवलपमेंट कार्यों में बाधा डालने की। कई बार अखबारों से या फिर न्यूज चैनल से हमें न्यूज मिली है कि जो सड़क बनाने के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको जला दिया जाता है, या फिर ट्रक्स जो हॉस्पिटल या फिर स्कूल्स को बनाने के लिए मटेरियल सप्लाई कर रहे होते हैं उनको जला दिया जाता है। पिछले कई सालों से एक ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि वो गरीब किसान और ट्राइबल्स जिनको ब्रेन वॉश करके या भड़का के माओवादियों ने अपने में शामिल कर लिया था, उनमें से भी हजारों लोग गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी असली मंशा पता चल चुकी है इन माओवादियों की। वही इन माओवादियों के इतिहास को जानने से पहले हमको यह समझना होगा कि भारत के माओवादियों के आइडियोलॉजिकल गुरु हैं माओ जेडोंग। यह वही माओ जेडोंग जिन्होंने चाइना के अंदर गरीब किसानों का इस्तेमाल करके पावर ग्रैब की या सत्ता हासिल की। इन गरीब किसानों को यह सपने दिखाए गए कि एक बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसके चेयरमैन माओ जेडोंग थे, वो सत्ता में आ जाती है तो गरीब किसानों के हालातों में काफी सुधार आएगा। इसके बाद क्या था, गरीब किसानों को ट्रेनिंग दी गई, उनके हाथों में हथियार पकड़ाए गए और साथ में एक युद्ध लड़ा गया इन गरीब किसानों को इस्तेमाल करके चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के खिलाफ, जो उस वक्त चाइना पे रूल कर रही थी। जिसके बाद माओ जेडोंग जीत जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सत्ता में आ जाती है। लेकिन इन गरीब किसानों के हालातों में कोई भी सुधार नहीं आता है, बल्कि इनके हालात तो बद से बदतर हो जाते हैं। चाइना में 1958 से 1962 के बीच में भुखमरी फैली, जिसमें करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर छोटे किसान तो वही लोग थे जिनकी हालात में सुधार करने के वादे किए थे माओ जेडोंग ने। चाइना में हुई इस भुखमरी का कारण था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और माओ जेडोंग की पॉलिसीज। अब यहां पर थोड़ा सा थम है और सोचने की कोशिश करें कि भारत के माओवादी भी तो भोले भाले ट्राइबल्स और छोटे किसानों को झांसा यही देते हैं कि अगर वो सरकार में या फिर उनके पास अगर पावर आ जाएगी तो इन किसानों की या ट्राइबल्स के हालात में बहुत सुधार होंगे। लेकिन असल में कुछ ऐसा नहीं है। ये लोग सिर्फ इन ट्राइबल्स और छोटे किसानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पावर को ग्रैब करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। इनकी सेवा करने का इनका कोई भी रियल इंटेंशन नहीं है। भाई भारत की बात की जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्थापित होती है 1925 में। अब 1942 में जब पूरा भारत क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो जब पूरा भारत कह रहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कह रही थी अंग्रेजों भारत मत छोड़ो, क्योंकि उस वक्त सोवियत रशिया, जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, वो यूएस और यूके के साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रही थी। अब यहां यह समझने की जरूरत है कि कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग होते हैं, उनकी लॉयल्टी सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी या विचारधारा की तरफ होती है। वो किसी नेशन के कंसेप्ट में या देश नाम की चीज में बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए उनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है नेशन के प्रति या अपने देश के प्रति। जिस वजह से आपने कई बार देखा होगा कि लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स भारत तेरे टुकड़े कहूंगे के नारे लगाते हुए भी दिख जाते हैं। अब 1946 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की देखरेख में पहला आर्म्ड रिबेलियन हुआ तेलंगाना रीजन में। अब इशू ये था कि बड़े जमींदार छोटे किसानों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इन बड़ी जमींदारों के खेतों में ये छोटे किसान गुलामों की तरह काम करते थे और फसल का भी एक छोटा हिस्सा इन किसानों को दिया जाता था। तेलंगाना रिबेलियन 1951 में फाइनली खत्म हुआ। पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किसी आर्म्ड स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था और उनके मुंह में खून लग चुका था। अब 1947 में भारत को जब आजादी मिली तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ये
ओपिनियन था कि ये असली आजादी नहीं है, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन अपने एजेंट्स को भारत के ऊपर राज करने के लिए छोड़ गए हैं। लेकिन 1951 आते नाते कम्युनिस्ट पार्टी को यह लगने लगा कि आर्म्ड रिबेलियन यानी शस्त्र उठा के भारत में कम्युनिज्म फैलाना सबसे बेहतर तरीका नहीं है। ये अगर पार्टी अपनी विचारधारा से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती है और भारतीय डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करती है, मतलब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चालू कर देती है, तो ये एक बेहतरीन तरीका होगा भारत के अंदर कम्युनिज्म फैलाने का। क्योंकि एमपीज एमएलए बनेंगे इलेक्शंस के बाद और ये एमपीज या एमएलए नेशनल या स्टेट लेवल पे कम्युनिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाते रहेंगे और साथ में भारत के अंदर आम जनता के बीच कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ता रहेगा। अब ऐसा ही हुआ। 1952 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। आपको जान के हैरानी होगी, यही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो आज इक्के दुक्के एमपीज भेजती है भारतीय पार्लियामेंट में, ये कभी कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा एमपीज भेजती थी पार्लियामेंट के अंदर। अब 1960s आते आते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में दो फैक्शंस या दो धड़े बनने चालू हुए। एक धड़ा चाहता था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ ज्यादा रहे, तो दूसरा धड़ा चाहता था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा रहे। अब 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध छिड़ जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का वो धड़ा या फैक्शन जो आइडियोलॉजिकली अपने आप को चाइना के ज्यादा करीब मानता है, वो इस वॉर में चाइना को सपोर्ट करता है। हालत ये थी कि उस फैक्शन ने जनता के बीच में ये नैरेटिव डालने की कोशिश करी कि वो भारत है जिसने चाइना के ऊपर वॉर शुरू कर दिया है, ना कि चाइना ने भारत के ऊपर वॉर शुरू किया है। अब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे इन दोनों फैक्शंस के बीच में, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आखिरी में पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्लिट कर जाती है और वो लोग जो युद्ध में चाइना को सपोर्ट कर रहे थे वो बनाते हैं एक नई पार्टी 1964 में, जिसका नाम पड़ता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अब सीताराम येचुरी, प्रकाश कारत, बृंदा कारत, ज्योति बसु, ये कुछ नाम है जो आपने सुन रखे होंगे और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के मेंबर थे। अब 1961 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में उनके काफी एमएलए जीते भी और उन्होंने एक मिलीजुली सरकार बनाई कांग्रेस के साथ मिलकर बंगाल में। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के भी कई मेंबर्स थे, जैसे कि चारू मजूमदार, जिनका मानना था कि इलेक्शन लड़के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने अपनी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम चाइना के कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हेड यानी कि माओ जेडोंग तो डेमोक्रेसी और इलेक्शंस में बिल्कुल मानते नहीं है। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में भी दरारें आने लग गई। दरार और ज्यादा बढ़ जाती है एक इंसिडेंट के बाद। ये इंसिडेंट होता है नक्सल भरी गांव में जो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब इंसिडेंट कुछ ऐसा होता है कि एक आदिवासी को कोर्ट परमिशन देती है उसके खेत में काम करने के लिए। जब वो आदिवासी अपने खेत में काम करने जाता है तो जमींदार के कुछ गुंडे आके उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके खेत से उसको निकाल देते हैं और उसको फोर्स करते हैं उसकी जमीन बेचने के लिए जमींदार को। अब ऑलरेडी ही नक्सल भरी एरिया के अगल बगल में जमींदारों ने नाक में दम कर रखा था आदिवासियों को काफी एक्सप्लॉयटेशन कर रखा था। इस इंसिडेंट के बाद सारी हदें पार हो जाती हैं। आदिवासी गुस्से में थे और उस गुस्से का फायदा उठाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के कुछ मेंबर। चारू मजूमदार और कानू सन्याल जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के मेंबर्स को एक राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है गरीब किसानों और आदिवासियों में अपनी पैठ जमाने के लिए और उनका विश्वास जीतने के लिए। नक्सलबारी रेवोल्यूशन को चारू मजूमदार और कानू सन्याल लीड करते हैं और स्ट्रैटेजीज इनकी देखरेख में बनाई जाती है जिनका इस्तेमाल आदिवासी यूज करते हैं जमींदारों पर हमला करने के लिए। नक्सलबारी में हुआ यह आर्म्ड रेवोल्यूशन इंस्पिरेशन बनता है आने वाले समय में भारत के अंदर नक्सलवाद के पनपने में। और इस आर्म्ड रेवोल्यूशन में जितनी भी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की गई उन स्ट्रैटेजीज का आज भी इस्तेमाल करते हैं माओवादी नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए। वहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने चारू मजूमदार और कानू सन्याल को पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि जिस वक्त नक्सलबारी का इंसिडेंट हुआ वेस्ट बंगाल के अंदर उस वक्त वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की ही सरकार थी। वहीं चारू मजूमदार, जंगल संथल और कानू सन्याल मिलकर 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फॉर्म करते हैं। अब ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके मेंबर्स बनते हैं सारे अल्ट्रा लेफ्टिस्ट रैडिकल लोग जो आने वाले टाइम में भारत के अंदर नक्सलवाद और माओवाद फैलाएंगे। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है। इसी दौरान चारू मजूमदार हिस्टोरिकल एड डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं जिसको
जिसको आज भी माओवादी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। मोटा मोटा इन डॉक्यूमेंट्स में यह लिखा गया है, इंडियन स्टेट्स को ट्राइबल्स की, दलितों की, गरीब किसानों की, दबे कुचले लोगों की कोई भी फिक्र नहीं है, इसलिए आने वाले समय में एक आर्म्ड रेवोल्यूशन करना पड़ेगा इंडियन स्टेट के खिलाफ और पावर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। वहीं चारू मजूमदार ने एक एनाइलेशन पॉलिसी का भी जिक्र किया है, जिसमें माओवादी लोगों को यह हिदायत दी गई है कि जितने भी अमीर लोग हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जमींदार हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको पकड़ के मार देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही एक्सप्लॉइट करते हैं गरीबों को। चारू मजूमदार को 1972 में पकड़ लिया गया और पुलिस कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भी कई फैक्शंस में डिवाइड हो गई लीडरशिप के अभाव में। वहीं 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का फायदा उठाते हुए आंध्र प्रदेश में कई एनकाउंटर करवा दिए नक्सलाइट्स के। वहीं कई नक्सल लीडर्स भी मारे गए, जिसके बाद कई नक्सल्स छुपने के लिए बस्तर चले गए। बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है और घने जंगल वाला इलाका है। अब इस बस्तर में जो ट्राइबल्स रहते थे वो जंगल में प्राप्त किए हुए बैम्बूज या टेंडू लीव्स या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्रेडर्स को बेचते थे, जो ट्रेडर्स इन चीजों के लिए सही दाम नहीं देते थे इन आदिवासियों को। अब प्राइवेट ट्रेडर्स एक तरह से मार्केट प्राइस भी नहीं दे रहे थे इन आदिवासियों को उनके प्रोडक्ट्स के लिए। अब ये बन गई एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी माओवादियों के लिए, क्योंकि माओवादियों को लगा कि अगर उन्होंने प्राइवेट ट्रेडर्स से सही दाम दिला दिए इन आदिवासियों को उनके प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो आदिवासियों का ट्रस्ट भी जीत लेंगे, दिल भी जीत लेंगे और साथ में उनके बीच में पैठ भी जमा लेंगे। और ऐसा हुआ भी, प्राइवेट ट्रेडर्स को इन माओवादियों ने धमकाया, जिसके बाद से प्राइवेट ट्रेडर्स सही दाम देने लग गए, यानी कि मार्केट प्राइस देने लग गए इन आदिवासियों को उनके प्रोडक्ट्स के लिए, जिसकी वजह से कुछ हद तक इन आदिवासियों का ट्रस्ट जीतने में ये माओवादी कामयाब रहे। अब वहीं अगर डेवलपमेंट की बात करें इन आदिवासी इलाकों की, तो आजादी के बाद से ही जहां दूसरे इलाकों में देश के डेवलपमेंट हो रहा था, वहीं इन आदिवासी इलाकों में कोई खास डेवलपमेंट हुआ नहीं था। बेसिक एमिनिटीज जैसे कि पानी की सुविधा, बिजली, सड़क, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या एजुकेशन सेंटर भी मौजूद नहीं थे इन आदिवासी इलाकों में। वहीं भारत में आजादी के बाद कुछ ऐसे एक्ट्स लागू किए गए जिसकी वजह से इन आदिवासियों को उनके ही जंगलों से निकाल दिया गया। ये वही जंगल थे जिनको आदिवासी बहुत शताब्दियों से इस्तेमाल कर रहे थे रहने के लिए। वहीं आदिवासी लोग काफी हद तक डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेस्ट पे अपने बेसिक एमिनिटीज के लिए, मतलब रोजमर्रा की जरूरतमंद की चीजों के लिए भी ये आदिवासी फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं और फॉरेस्ट से ही इन चीजों को लेते हैं, जिन पर सरकार ने काफी हद तक पाबंदी लगा दी। वहीं कई नए डैम्स खोले गए आदिवासी इलाकों में, कई इंडस्ट्री सेटअप की गई और माइनिंग एक्टिविटीज को भी इन इलाकों में काफी प्रमोट किया गया, जिसकी वजह से फोर्स डिस्प्लेसमेंट झेलना पड़ा इन आदिवासियों को। वहीं सरकार ने सेटलमेंट पर कोई भी फोकस नहीं किया, मतलब ना तो इनको नई भूमि दी गई, ना इनको नए घर बनाकर दिए गए, जिसकी वजह से रिसेंटमेंट, गुस्सा था इन आदिवासियों में सरकार के खिलाफ। इस गुस्से का इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए इन माओवादी ने, इन मासूम आदिवासियों को अपने में शामिल करने के लिए। इन आदिवासियों को भड़काया गया, इनका ब्रेन वॉश किया गया। वहीं 2004 में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनिस्ट, जो चारू मजूमदार के मरने के बाद कई पार्ट्स में स्प्लिट हो गई थी या कई फैक्शंस बन गए थे, जैसे कि पीपल्स वॉर ग्रुप, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर और बहुत सारे फैक्शंस। ये फैक्शंस एक साथ आ जाते हैं और 2004 में एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इस पार्टी का आइडियोलॉजिकल मेंटोर था माओ जेडोंग, मतलब ये माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड थे और उसकी आइडियोलॉजी पावर फ्लोज थ्रू बैरल ऑफ गन को मानते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट को भारतीय सरकार ने 2009 में बैन कर दिया। न्यूज में आप जितने भी माओवादी या नक्सलाइट्स के बारे में सुनते हैं वो सब इस पार्टी के मेंबर हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का एक मिलिट्री विंग भी है जिसे पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बोला जाता है, जिसका काम होता है जंगलों की आड़ में या टोपोग्राफी का इस्तेमाल करके भारतीय फोर्सेस के खिलाफ गुरिल्ला वॉर लड़ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट की फिलॉसफी के हिसाब से सबसे पहले छोटे छोटे एरियाज यानी कि ट्राइबल गांव देहातों को लिबरेटेड जोन में तब्दील करना है। अब ऐसे लिबरेटेड जोन झारखंड और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह पर हैं जहां पर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता है, बल्कि माओवादी द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। अगर इन लिबरेटेड जोन में से किसी भी आदिवासी को बाहर जाना होता है तो परमिशन लेनी होती है इन माओवादियों से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का मकसद है इन लिबरेटेड जोन्स की संख्या ज्यादा से ज्यादा करना और धीरे धीरे करके सिटीज को भी घेरना, जिसके बाद सिटीज पर अटैक किया जाएगा और उन पर भी कब्जा किया जाएगा। होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट माने तो करीब 1500 करोड़ रुपए कमा लेते हैं ये माओवादी हर साल। जो कमाई आती है किडनैपिंग से,
प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से, माइनिंग कंपनी से और साथ में उन प्राइवेट टैक्सेस, बसेस या ट्रक से जो लिबरेटेड जोन से पास करते हैं, जो इन माओवादी के कंट्रोल में है। वही वेपन्स की भी कोई कमी नहीं है क्योंकि चाइना वेपन्स भिजवा देता है नेपाल बॉर्डर से, म्यांमार बॉर्डर से और बांग्लादेश बॉर्डर से, और बची कुची कसर ये लोग पूरी कर लेते हैं बीएसएफ या सीआरपीएफ के वेपन स्टेशन पे रेड मार के और वहां से वेपन्स को चोरी करके। वही कई ऐसे मूवमेंट्स जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जैसे कि खालिस्तान मूवमेंट, कश्मीर मूवमेंट, या पहले के जमाने में नॉर्थ ईस्ट में जो मूवमेंट चले हुए थे, या फिर पहले के ही जमाने में जो द्रविडियन मूवमेंट था जो तमिलनाडु को भारत से अलग करने की बात करता था, ये माओवादी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, इन सारे मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जिसका रीजन सिंपल सा है कि कोई भी मूवमेंट जो भारत को कमजोर करेगा वो इनडायरेक्टली इन माओइस्ट को फायदा पहुंचाएगा। वहीं आपने देखा होगा कई लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स भी इन मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे कश्मीर मूवमेंट को, खालिस्तान मूवमेंट, या कोई भी मूवमेंट जो भारत को तोड़ने की बात करता है। वहीं इन माओइस्ट लोगों का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं और हमको पता ही नहीं है कि वो इन माओइस्ट आइडियोलॉजी को फैला रहे हैं। इन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में कई जर्नलिस्ट और कई एकेडमिशियंस भी हैं जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे इन माओवादियों को सपोर्ट करते भी दिख जाएंगे और साथ में एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करेंगे जिन पे इन माओवादियों को बहुत अच्छा दिखाया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे ये लोग एक्सप्लॉइटेड लोगों की फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर अपने ओपिनियंस लिख के बताएं कि आपको क्या लगता है कि भारत को इन माओवादियों से कैसे निपटना चाहिए। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। वहीं अपने दोस्तों के साथ भी मेरी पुरानी वीडियोस या इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं और उनको चैनल का नाम जरूर बताएं और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्ते, जय हिंद।